गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निवेदिता सक्सेना, आपकी बायोलॉजी की टीचर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एनवायरमेंटल इश्यूज। क्योंकि आप जानते हैं कि 12th कोरोना पीरियड्स के चलते अभी आपके सिलेबस में काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है। उसमें से एनवायरमेंटल इश्यूज हैं और जेनेटिक फूड है। ये सारी तीन यूनिट्स इसके अंदर दे दी गई है। बायोटेक्नोलॉजी है तो ये हम प्रिपेयर करेंगे। उसमें से हम सबसे पहले एनवायरमेंटल इश्यूज ले रहे हैं, क्योंकि हम आपको पहले स्टडी भी करा चुके हैं, उसको हम ध्यान में रखते हुए आपको करवा रहे हैं। तो एनवायरमेंटल इश्यूज जो ओपी ओडम थे, जो पर्यावरणविद थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले कहना चाहिए। वैसे तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक उनकी डेफिनेशंस इसमें दी गई है। जो भी हमारे आसपास के सर्कमस्टेंसेस में या हमारे आसपास के वातावरण में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमारे लिविंग सर्कमस्टेंस में, यानी हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे रहन सहन में बाधा उत्पन्न करते। ठीक है, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, आसपास ऐसे कंटेंट आ जाना जिससे हमें नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके कारण कि पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, वो कहलाता है पर्यावरणीय या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम या प्रदूषण। ठीक है, तो अभी हम जो ये इसके अंदर स्टडी करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत छोटी क्लासेस से इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते आ रहे हैं और कहने की बात भी नहीं है। आप आसपास देख ही रहे हो, जहाँ गंदगी होगी वो क्या है? प्रदूषण है ना। चाहे नाली में गंदगी है, सड़क पे गंदगी है, घर में गंदगी है, वो सब क्या है? कारण है प्रदूषण के। तो हम जब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, परिचय की बात करेंगे, तो प्रदूषण वो जगह, वो चीज है जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे अनडिजायरेबल कंटेंट आ जाते हैं या कंटामिनेटेड कंटेंट आ जाते हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में असुविधाएं होने लगती हैं, हमारे को जीने में असुविधाएं होती हैं, हमको जीवन जीने में असुविधाएं होती हैं। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, होंगी भी, है ना। और काफ़ी सारे लोगों को इससे, हमको ही नहीं, जो अन्य जैसे पौधे भी हैं, अन्य जीव जंतु भी हैं, उन सबको भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और भी रही है ना। अभी आप बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स भी सुने होंगे, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन है, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, है ना। अब अपन जो स्टडी करेंगे इसके अंदर, वो परिचय जब हम लेंगे तो आपको कहीं बहुत ज़्यादा बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ही अगर देखें, तो हम जब देखेंगे कि प्रदूषण या प्रदूषण के कारण जो नुकसान हो रहा है ना, ऐसी चीज़ें हमारे आसपास है, जैसे कि वन कटते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, खेत बिक रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं, है ना। और ये जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है, ये खत्म होता जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। ठीक है, मतलब पेड़ पौधे, जंगल, ये सब कटते जा रहे हैं, और उसकी जगह क्या आ रहा है? मकान बनते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। भाई, अगर ये सब पेड़ पौधे ही कट जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, है ना। अगर पेड़ पौधे हट जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि आपको ये मालूम है जो पेड़ पौधे हैं ये काय में आ रहे हैं? स्वपोषी में आ रहे हैं, है ना। अब जब ये स्वपोषी में आते हैं तो एक तो अपना भोजन ये खुद बनाते हैं, ठीक है, ये हम लोगों पे निर्भर नहीं है। ये सिर्फ जो सूर्य है, सूर्य से जो रेडिएशंस आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इसके थ्रू, ये इन रेडिएशंस के थ्रू अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। और बल्कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ब्रीदिंग की प्रोसेस में, यानी श्वासोच्छ्वास की प्रोसेस में, उसको भी ये ग्रहण करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से, एक तरीके से तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्योरिटी ला रहे हैं, स्वच्छता ला रहे हैं, है ना। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इसको लेते हैं, सनराइज लेते हैं,
वाटर लेते हैं, जो जड़ है जड़ पानी खींचती है, तने को देती है, तना पत्ती तक पहुंचाता है और पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होते हैं, उन स्टोमेटा में पानी भी जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट यानी क्या, हरित कवक, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। ये जब मिलता है तो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है और इस फोटोलाइट से और केमिकल रिएक्शन होती है और बनेगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। ये आपको रिएक्शन याद है, मैंने 10th में भी आपको पढ़ाई थी। 6CO2 + 12H2 in the presence of sunlight in the chloroplast it forms C6H12O6 + 6O2 + 6CO2 + 673 kilocalorie energies are releases here। ये पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है बच्चों, और इसी प्रोसेस के कारण डेस्टिनेशन में हर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अपनी जगह पे टिका हुआ है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। और हम भी फूड मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लांट्स पे निर्भर हैं, और प्लांट्स का फूड मटेरियल उसने अपना खुद का क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया। तो भाई इस तरीके से हमारा पूरा कनेक्शन जो किससे है, प्लांट से, उसको हमने हटा दिया, सारे पौधों को हटा दिया, उस जगह हमने अपने मकान बना लिए या इंडस्ट्रीज खड़ी कर ली, और हमने इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल नहीं सोचा, ठीक है। हमने रोड बना दी बड़ी बड़ी पक्की प्लांट्स को काट के, लेकिन हमने उसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया, मतलब प्लांट्स जो हमने काटे उसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया। उसके कारण क्या हुआ कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि हम सांस लेने की प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं, है ना, हम जब ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर रिलीज होती जाएगी, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में जितने ज्यादा लोग होते जाएंगे, अब तुमको ये भी मालूम है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, और इन्वायरमेंट जो ये प्लांट्स है वो कम होते जा रहे हैं, इनका डिग्रेडेशन हो रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में एटमॉस्फेयर में क्या होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का कंडेंसेशन बढ़ता जा रहा है ना। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंडेंसेशन बढ़ता जा रहा है और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अर्थ में गर्म होना शुरू हो रही है, ठीक है। और आपको ये मालूम है समुद्र में पानी कहाँ से आता है, नदियों में कहाँ से आता है, ग्लेशियर्स के पिघलने से। ऐसे बहुत सारे रीजंस आपको ये देखने को मिलेंगे कि हमारे ग्लेशियर्स जो है वो समय से पहले पिघलते जा रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आपने न्यूज में सुना होगा, अमरनाथ का शिवलिंग जो कि समय से पहले ही पिघल गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतने इंसान पहुंच गए, इतने इंसान की, और वहाँ पे है ना वो भी एयरक्राफ्ट भी जाता है, एरोप्लेन भी जाता है। तो ऐसे में अगर अपन नेचर को छेड़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली उसमें डिस्टरबेंस होगा, और उस डिस्टरबेंस के कारण जो है जो समय से पहले वहाँ की बर्फ पिघलेगी और नदियों में आती जाएगी और सीधे समुद्र में उसका पानी का स्तर बढ़ाती जाएगी। यही कहलाएगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसी से कोरिलेट करता हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है। इसमें बहुत सारे गैसेस रिस्पॉन्सिबल है ना, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, इस तरीके से मीथेन भी है। ये सारी चीजें इसके अंदर, सारी गैसेस इसके अंदर आ रही हैं। तो जब हम परिचय की बात करेंगे तो हम सिर्फ यहीं तक नहीं रहेंगे, हम इसके टाइप्स पर भी जाएंगे। कितने टाइप का होता है भाई, आप लोगों ने बचपन से ही, मतलब 5th 6th क्लास से आप लिखते आ रहे होंगे। प्रदूषण पर निबंध लिखिए तो आप कुछ पॉइंट्स जरूर लिखते हो, जल प्रदूषण है, थल प्रदूषण है ना, और वायु प्रदूषण है। तो इस तरीके से आप काफी सारे प्रदूषणों को इंक्लूड करते हो, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस, ठीक है। तो उसमें आपने ये भी देखा होगा, जल प्रदूषण में आप लिखते हो कि लोग अपना जो ये कचरा होता है वहीं पे फेंक देते हैं, जानवरों को वहां लाते हैं। दूसरा, डिटर्जेंट्स का यूज ज्यादा हो गया है ना। कृषि में भी प्रदूषण ज्यादा हो गया है, क्योंकि हम जितने ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, पौधों पे पड़ रहा है। और वही प्लांट्स या वेजिटेबल्स, सब्जियां, फल हम खाते हैं, तो कुल मिला के हमारे शरीर में भी पॉल्यूटेंट या प्रदूषक जा रहे हैं। उन्हीं का स्टडी हमको इसके अंदर
पॉइंट वाइज करना है, ठीक है। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे कंटामिनेटेड थिंग्स आ गए हैं, ठीक है। और फिर अगर हम एयर की बात करेंगे, एयर पॉल्यूशन, तो आप सोचिए कि जितनी भी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, जितने भी अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब शहरीकरण, तो इसके कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर कंटामिनेटेड गैसेस जो है ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती जा रही है। और ये क्या फॉर्म कर रही है, ये क्लाउड फॉर्म कर रही है। आपको मालूम है कौन सा क्लाउड फॉर्म कर रही है, काफी सारे एसिडिफाइड सब्सटेंसेस का ये क्लाउड फॉर्म कर रही है। और जब बारिश होगी तो किस फॉर्म में होगी, वो एसिडिक फॉर्म में होगी, जिसको हम एसिड रेन भी कहते हैं, और हो भी रही है ना। तो ये अम्ल वर्षा जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालने के साथ साथ हम पर भी डाल रही हैं। और आप अभी मैं वापस से वही बात करूंगी, इट्स कोरोना पीरियड है ना, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये भी देख रहे हो कि ये वायरस इतना ज्यादा कैसे हाईली रिएक्टिव हो गया है। ये हमारे गांव के लोगों को तो इतना हानिकारक हानि नहीं पहुंचा रहा है ना, जितना कि ये शहर के लोगों को पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नेचर से जुड़े हुए हैं, उनका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग है, और हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा कंटामिनेटेड थिंग से जुड़ गए हैं, हम नेचर से दूर हो गए हैं। इस कारण वो वायरस बहुत ज्यादा हाईली इफेक्टिव फॉर्म में हमारी इम्यून सिस्टम जैसे हमारा कमजोर है उस पर इफेक्ट करेगा, उन पर नहीं करेगा। अरे मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से, और फिर इसके बाद आप है ना जियोथर्मल रेडिएशन, जियोथर्मल जो पॉल्यूशन है उसको भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि रेडिएशंस का काफी इफेक्ट अभी पड़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी से बच्चे ज्यादा जुड़ गए हैं, तरह तरह के मोबाइल्स हैं, तरह तरह की मोबाइल कंपनीज हैं, है ना, और काफी सारे अभी नेटवर्क काफी हाई, मतलब बहुत हाई रेडिएशंस के फॉर्म में अपने आसपास है। इवन यहाँ हम रूम में भी खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे काफी सारी रेडिएशंस गुजर रही है। क्यों? आपका मोबाइल यहाँ पे चल जाएगा, है ना,